बदलापुर नाम के एक गांव में चौहान नाम का एक धनवान हुआ करता था। उसके बच्चों का नाम रोशन और स्वीटी था। उसके घर में शंकर पार्वती नाम के पति पत्नी काम करते थे। उनके गणेश लक्ष्मी नाम के बच्चे थे। वो लोग उसके घर के कॉम्पाउंड में ही एक छोटे से घर में रहते थे। चारों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रोशन वाले हर दिन कार में जाते थे, तो गणेश और लक्ष्मी हर दिन पैदल ही स्कूल जाते थे। स्कूल में हरदम लक्ष्मी को ही फर्स्ट मार्क्स आते थे। स्कूल में रनिंग रेस, स्विमिंग रेस, और साइकिल रेस जैसे हर एक प्रतियोगिता में हरदम गणेश ही फर्स्ट आता था। एक दिन हेडमास्टर, बच्चों, इस बार भी लक्ष्मी फर्स्ट आई है और गणेश स्कूल का चैंपियन बना है। गरीबी हुनर को नहीं रोक सकती है कहकर इन लोगों ने और एक बार साबित किया है। शाबाश बच्चों, इन्हें देखकर आपको भी सीखना चाहिए। वो सुनकर रोशन और स्वीटी को बहुत गुस्सा आया। घर के पास गणेश लक्ष्मी अपने मेडल्स माता पिता को दिखाए। वो देखकर वो बहुत खुश हुए। मगर रोशन स्वीटी घर आते ही अपने बैग्स को जोर से नीचे फेंके। क्या हुआ बच्चों, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, और क्या हो सकता है, फिर से लक्ष्मी वाले ही फर्स्ट आए होंगे, है ना बच्चों? हाँ, हर बार हर सब्जेक्ट में लक्ष्मी ही फर्स्ट आ रही है। हम होम ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, मगर क्या फायदा? चिच्ची, मुझे बहुत अपमान महसूस हो रहा है। हर एक खेल में फर्स्ट आता है। मैं कितना भी अच्छे से खेलूं, वो ही फर्स्ट आता है। ऐसे क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों, एक बार अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर सच बोलिए। स्वीटी, क्या तुम लक्ष्मी के जितनी देर कभी पढ़ी थी क्या? टीवी, आईपैड देखना कम करो कहकर मैंने कितनी बार तुमसे कहा था, तूने सुना क्या? रे रोशन, तुम हर सुबह उस गणेश के जैसे व्यायाम कर रहे हो क्या? गलती तुम्हारी तरफ रखकर उनके ऊपर रोने से क्या आएगा? तुम चुप रहो, मैं अपने बच्चों को ऐसे दुखी नहीं देख सकता। अब से हर चीज में यही फर्स्ट आने के लिए मैंने एक तरकीब सोची है। अगले दिन शंकर को बुलाकर, रे शंकर, अब से तुम्हारी ड्यूटी हमारे फार्म हाउस के पास है। आप लोगों को वहीं रहकर काम करना होगा। श्रीमान, वो हमारे गांव से बहुत दूर है ना, उतने दूर से स्कूल जाना हमारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा श्रीमान। तो मैं क्या करूँ रे? अगर पसंद है तो करो, नहीं तो काम छोड़ दो बस, कहकर वहां से चला गया। घर में शंकर उन्हें सब बताकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे वो लोग गांव से बहुत दूर फार्म हाउस के पास रहने लगे। बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए। स्कूल में टीचर एक स्टूडेंट से गणेश लक्ष्मी के बारे में पूछने लगी तो रोशन स्वीटी हंसने लगे। एक दिन लक्ष्मी, पिताजी, आप हमारे बारे में चिंता ना करो। हमारे नसीब में पढ़ना नहीं है सोचकर हम एडजस्ट हो जाएंगे। अगर हमारे तकदीर में पढ़ाई लिखा है तो वो भगवान ही हमें कोई रास्ता दिखाएंगे पिताजी। सब उस भगवान की कृपा है। ऐसे अपने पिता के साथ दोनों वहां काम करने लगे। एक दिन एक बड़ा सा पेंसिल उड़ते हुए उनके पास आई। उसे देखकर वो लोग आश्चर्य में पड़ गए। बच्चों, मैं एक चमत्कारी पेंसिल हूँ। तुम जैसे अच्छे पढ़ने वाले गरीब बच्चों की मदद करते रहती हूँ। तुम्हारे जैसे विद्यार्थी देश के लिए बहुत जरूरी है। आपकी पढ़ाई ऐसे बीच में रुकनी नहीं चाहिए। आपकी हालात का कारण वो चौहान है। अपने बच्चों को फर्स्ट लाने के लिए उसी ने आप लोगों को स्कूल से दूर रखा। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। आप मेरे ऊपर चढ़कर अब से हर दिन स्कूल जा सकते हैं, मगर मेरे बारे में उन्हें मत बताना। तब सब उस पेंसिल को नमस्कार किए और तब से बच्चे पेंसिल पर चढ़कर स्कूल जाने लगे। पेंसिल स्कूल के बाहर उन्हें छोड़ी। बच्चे उसे झाड़ियों में छुपाकर स्कूल के अंदर गए। उन दोनों को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और रोशन वाले दंग रह गए। शाम को दोनों पेंसिल पर चढ़कर फिर घर लौट गए। ऐसे आए दिन आने जाने लगे। फिर से लक्ष्मी को स्कूल में फर्स्ट और गणेश को स्कूल चैंपियन होते देख रोशन स्वीटी जलने लगे।
एक दिन लक्ष्मी गणेश पेंसिल को झाड़ियों में से निकालकर उस पर चढ़कर घर जाते हुए रोशन स्वीटी छिपकर देख लिए। तुरंत जाकर वो बात अपने पिता से बोले। वो गुस्से से फार्म हाउस के पास आया। रे शंकर, शराफत से उस उड़ने वाले पेंसिल को मेरे हवाले करके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सब मेरे हाथों मारे जाओगे। क्यों रे नीच कमीने, तुम्हारे कमीनेपन से इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो क्या? तुम्हें अभी सबक सिखाऊंगी रे। कहकर पेंसिल हवा में उड़कर उसे खूब मारने लगी। बाप रे बाप रे कहकर पुकारते हुए वहां से भागा। बच्चों, अब से तुम्हारी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। अब से तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। और पेंसिल के अंदर से पैसे आने लगे। उन्होंने पेंसिल को नमस्कार किया और वो पेंसिल हवा में उड़कर चली गई। उन पैसों से वो घर बनाकर खुशी से जीने लगे। टोली चौकी नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग बहुत मेहनत करके तरह तरह के काम करते हुए जीते थे। उस गांव के स्कूल में विराट नाम का एक गरीब बच्चा पढ़ता रहता था। उस गांव का सरपंच नरेंद्र बहुत बड़ा लालची आदमी था। गांव वालों से बहुत ज्यादा शुल्क वसूल करता था, मगर गांव के लिए एक भी अच्छा काम नहीं करता था और उन पैसों को अपने जेब में डाल लेता था। एक बार नरेंद्र जंगल के रास्ते से आ रहा था तो दो बड़े बड़े राक्षस उसके सामने आए। हा, सही वक्त पे आए हो रे। सुबह नाश्ते में तुम्हें खाऊंगी रे। तुरंत नरेंद्र को एक उपाय सूझा। बाप रे, मुझे मत खाइए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। वैसे भी मुझ अकेले को खाए तो तुम्हारा भूख कैसे मिटेगा? एक बार सोचिए। तुम्हारा मतलब क्या है रे? यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है ना? मैं आपको हमारा गांव दिखाऊंगा। मैं ही गांव का सरपंच हूँ। मेरे साथ आइए, वहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे खाने के लिए। आप जितने चाहे उतने लोगों को खा सकते हो, मगर आप मुझे कुछ नहीं करोगे कहकर वादा कीजिए। उसके साथ साथ उनके पास से पैसे और सोना लेकर मुझे दिए तो मैं आपको दूसरे गांव भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो दिखाओ। ऐसे वो उन्हें लेकर अपने गांव आया। उन राक्षसों को देखकर गांव वाले डर गए। मेरे प्रिय गांव वासियों, हमारे गांव पे बहुत बड़ी आपदा आ पड़ी है। आप लोगों में से थोड़े लोगों को इनका आहार बनना पड़ेगा। उतना ही नहीं, इन्हें पैसे और सोना भी लाकर देना होगा। रे सरपंच, अगर तुम्हें छोड़ दिए तो तुम हमें अपना गांव दिखाओगे, वहाँ बहुत लोगों को खा सकते हो कहकर हमें यहाँ लाने के लिए बहुत धन्यवाद रे। सच में यहाँ पर बहुत लोग हैं। हाँ, इन्हें देख रहे तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। 1 महीने तक पेट भर के खा सकते हैं। रे, इन राक्षसों का बहाना बनाकर सोना और पैसे तुम्हारे लिए ही पूछ रहे हो ना रे? तुम बर्बाद हो जाओगे रे, कमीने कहीं के। क्यों भाई सरपंच, तुम अपने स्वार्थ के लिए हमारे जान को खतरे में डालोगे क्या? छी, नीच कमीने। नहीं तो क्या, मैं तुम लोगों के लिए मर जाऊं क्या? तुम्हारे लिए मैं वो सब नहीं कर सकता। एक एक करके आकर इनका आहार बनो। इसके अलावा आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हाँ, दूसरी बात, इन्हें हर दिन पैसे और सोना भी देना होगा, याद रखिए। विराट तुरंत समझदारी से, राक्षस जी, आप ऐसे कितने दिन यूँ आदमियों को खाओगे? थोड़े दिनों के लिए चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी खाइए। आप एक बार उनका स्वाद चखेंगे तो आप जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो तब आप लोग हमें खाइए। वो सुनकर दोनों राक्षस मान गए। उस दिन से गांव वाले गाड़ियों में, ट्रैक्टरों में बिरयानी लाकर राक्षसों को खिलाने लगे। उसके साथ साथ पैसे और सोना भी रखने लगे। राक्षस बिरयानी खाते थे तो नरेंद्र पैसे और सोना लेकर बहुत खुश होता था। ऐसे थोड़े दिन बीते। एक दिन गांव में विराट गांव वालों के साथ बैठकर बात करने लगा। बेटा, तुमने अपने समझदारी से
हम सबको उनके आहार बनने से बचाया है। तुम्हें बहुत धन्यवाद। उन्हें यहाँ से भगाने का प्लान मेरे पास है, उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। कहकर अपना प्लान गांव वालों को समझाया। वो लोग एक बड़े से सुतली बम को तैयार किए और एक रॉकेट को भी तैयार किए। सारे गांव वाले मिलकर उस बड़े से सुतली बम को उठाकर उन राक्षसों के पास आए। राक्षस जी, परसों दीपावली का त्योहार है ना, आपसे इन्हें जलाकर त्योहार मनाने के लिए आए हैं। वाह, इसे उठाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, पता है क्या आपको? ये कितना वजन होगा रे? इसे उठाने के लिए इतने लोग आए हो क्या? क्या राक्षस जी, आप अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? आप गलत नहीं मानेंगे तो इन्हें हम क्या, आप भी नहीं उठा सकते? रे बच्चे कहीं के, तुम क्या बात कर रहे हो रे? हम ऐसे 100 बॉम्ब भी उठा सकते हैं, चाहो तो देखो। कहकर वो दोनों राक्षस मिलकर उस सुतली बम को अपने कंधों पर उठाए और बम की बत्ती आसमान के ऊपर थी। वहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आने के कारण नरेंद्र उन्हें ही देखने लगा। इतने में विराट जाकर रॉकेट पर बैठ गया और बत्ती जलाया। बस वो रॉकेट हवा में उड़ने लगी। रे, हमारे ताकत को देखा ना, इन्हें हम नहीं उठा सकते कहकर किसने कहा रे? इतने में विराट उस रॉकेट के ऊपर आकर बत्ती को जलाया। वो सुतली बम धम कहकर फूटी। राक्षस और बगल में ठहरा नरेंद्र तीनों जल गए। वो राक्षस डरकर वहां से भाग गए। गांव वाले नरेंद्र को पकड़कर खूब पीटने लगे।